आज मैं दलित इसमें SC ST OBC पे नहीं बोलना चाहता था, आज मैं सोच रहा था कि ब्राह्मण विशेष बोलूं। बहुत बढ़िया। हम ब्राह्मण मामलों के जानकार हैं। हाँ हाँ, तो हम आज बाबा में बोलेंगे, बाबा पाए लागू। भाटी साहब ने जो आंकड़े दी कि खाली सफाई कर्मचारी को छोड़कर ड्राइवर भी ब्राह्मण चाहिए, हलवाई भी ब्राह्मण चाहिए, है ना, उसमें ऐड अच्छी बात है, क्या विकास हो रहा है, जिसको बाबा पाए लागू, पुरोहित नमस्ते, 12,000 का हलवाई बन रहा है। सोचिए जरा, लोग पहले इज्जत भी करते थे ना, ये हाल क्यों हुआ, उसी पे आ रहा हूं। दिल्ली में जाइए सुलभ इंटरनेशनल में, और एयरपोर्ट पे जाइए, जो वहां कॉर्पोरेट सफाई कर्मचारी है वो खाली वाल्मीकि समाज का नहीं है, उसमें यादव भी है, पटेल भी है, कुछ ब्राह्मण भी होंगे। कैपिटलिज्म पूंजीवाद की जो मार होती है ना, छोड़ती किसी को नहीं। दिल्ली सुलभ इंटरनेशनल में जाइए, 5 रुपया के पर्ची काटते हुए ब्राह्मण आपको मिलेंगे। आइए पंडित जी, आपका भी हिंदू राष्ट्र में स्वागत है, आइए प्लीज प्लीज आइए ना। बहराइच में क्या हुआ, पंडित जी गए वहां पे झंडा फहराने, मियाँ जी घर पे गोली खा गए। अभी बाबा लोग अभी देख रहे हैं, क्रिसमस में जा रहा है तोड़ फोड़ करने, तो कहीं कोई बाबा देखेगा जबरदस्ती कर रहा है कि बाइबल हटाओ, कौन था पता नहीं, कौन बाबा था उधर, हाँ हनुमान चालीसा पढ़वा रहा है। तो बताइए भाटी साहब, जिस ब्राह्मण को समाज अगुआ मानता था, पंडित जी नमस्ते करता था, RSS बजरंग दल उसको अतताई बना रहा है। आइए पंडित जी, स्वागत है आपका हिंदू राष्ट्र। मेरे मित्र हैं प्रोफेसर रविकांत, मेरी बात ही चल रही, हम लोग आजकल बोले कि हम लोग ब्राह्मण पे ही बोला जाए, दलित OBC को जगाने का कोई फायदा नहीं है, ये सब यहां से जगता है उधर जाकर सो जाता है, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं। अब भाटी साहब के कम्युनिटी के लोग मेरे घर पे किसी दिन आए थे, हम लोग ऐसी सभा के 25-30 लोग थे, शायद आप नहीं थे उसमें। हमले भैया छल्ले वाली गाड़ी से बाहर निकलो पहले तो बाबा का हाल भी बहुत बुरा होने वाला। आप लोग को लग रहा है ना कि बाबा राज कर रहे हैं, सब लोग राज पुरोहित नहीं बनेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ? अब इसके बाद मुस्लिम पे आऊंगा। क्या हुआ कि पंडित जी अब जो है ना, दिल्ली में मजदूरी कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक वाला चला रहे हैं, ई-रिक्शा है, और हलवाई का काम करना पड़ेगा, सुलभ इंटरनेशनल में भी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको भी हिंदू राष्ट्र बनाने का कीटाणु काटा था, हिंदू राष्ट्र बनाने का कीटाणु काटा था। ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये ब्राह्मणों का भी राष्ट्र नहीं होगा, सुन लीजिए, सब ब्राह्मण राज पुरोहित नहीं बनेगा, ये होगा अडानी का राज, जहां के 15,000 पे पंडित जी आपको भी काम करना पड़ेगा। हम तो दलित हैं, हम लोग पहले क्या 50 साल पहले कुछ था ही नहीं, मजदूरी कर लेंगे, तुम अपना जानो, अपना जानो, बनाना था। वैसे ही जैसे दलित को पूरा 80 के दशक में दोनों फेनोमेना चल रहा है, देखिए स्टार्ट, ब्राह्मण को हिंदू राष्ट्र बनाना है और दलित को हुक्मरान बनना है, दोनों चल रहा है पूरा एक साथ, है ना। तो हुक्मरान बनने के चक्कर में सरकारी नौकरी, वजीफा और एडमिशन और स्कॉलरशिप सब कुछ था ना, बोला कि एक काम करो ना, तो हुक्मरान बनोगे तो कर ही लोगे ना, तब तक इसको खत्म करो, खत्म करो सब, दोनों पैरेलल एक साथ। देखिए दूसरी बात, आजादी के बाद एक लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, उसका प्राइमरी जो वोट बेस था वो ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित, यही था ना, SC ST। OBC पॉलिटिक्स लार्जली एंटी कांग्रेसिज्म रहा, आजादी के पहले से भी चलते रहा। तो जब हिंदू राष्ट्र संविधान लागू हुआ और 90 तक का दशक आप देख लीजिए, उठा लीजिए खाली इतना, 40 वर्ष स्ट्रेट, जितने पब्लिक सेक्टर यूनिट, यूनिवर्सिटी, IITs, मेडिकल कॉलेजेस, एवरी इंस्टीट्यूशन
was created during that period. ठीक है, अभी कोई नहीं पूछ रहा है कि मोदी साहब ने 10 साल में कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोले हैं, खाली नाम बदल रहे हैं। मनरेगा से जीराम जी कर रहे हैं, 28 नाम बदले जो कांग्रेस के सरकार की योजनाएं। कोई नहीं पूछ रहा है कि मोदी जी ने कितने एम्स बनवाए, कितने आईआईटीज खोले हैं, कितने यूनिवर्सिटी खोले हैं। तो बना, तो ये मान लीजिए कि उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन था? इंडियन रिपब्लिक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ब्राह्मण था, जो कि हिंदू राष्ट्र में अब मजदूर बन रहा है। हमको टेंशन नहीं पंडित जी, आपको भी टेंशन होना चाहिए। मैं एक आंकड़ा दूं, भाटी साहब के राज से दे रहा, 50 से 90 7 ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो गए। कितने? नाम पढ़ देता हूं। पंडित गोविंद वल्लभ पंत 4 साल, डॉक्टर संपूर्णानंद 6 साल, सुचेता कृपलानी 4 साल, कमलापति त्रिपाठी 2 साल, हेमवती नंदन बहुगुणा 2 साल, नारायण दत्त तिवारी 3 बार रहे छोटे छोटे पीरियड में 4 साल, और श्रीपद मिश्रा 2 साल। हम लोग खाली अपना रोना रोते हैं ना, तो बाबा को लगता है कि इसी से वो दर्द है ना, बाबा को यही लगता है ना, अच्छा लग रहा है। बोले अब पंडित जरा अपने पीछे में देखो क्या हो रहा है जरा। 7 ब्राह्मण मुख्यमंत्री ने 24 वर्ष राज किया, और सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी और ये लोग प्रधानमंत्री थे, और जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। आप इतिहास अंधभक्त मत बनो, फैक्ट में बात करो। सबसे ज्यादा पब्लिक सेक्टर जो बना इसी पीरियड में बना, उसका सबसे ज्यादा लाभ किसको मिला? ब्राह्मण को मिला, दलित को मिला, एससी एसटी को मिला। लेकिन बिना रिजर्वेशन के भी ओबीसी 5-8% आ ही तो रहा था, नहीं आ रहा था? ऐसा तो नहीं था कि ओबीसी नौकरी नहीं कर रहा था, 5-7-8% तो आ ही रहा था ना ओबीसी। आ रहा था। अब तो ओबीसी प्रधानमंत्री है, ट्राइबल राष्ट्रपति है, लॉ मिनिस्टर दलित है, तब नॉट फाउंड सुटेबल काहे हो रहा है? नौकरियां कम क्यों हो रही है? क्लास 3-4 कॉन्ट्रैक्चुअल क्यों हो गया? भाई 90 के बाद तो बहुत सारे दलित बैकवर्ड लीडर्स पैदा हुए ना, सोशल जस्टिस का जमाना आया, तो फिर कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइवेटाइजेशन क्यों आ गया? ब्राह्मण जब साथ था उस समय तो पब्लिक सेक्टर बन रहा था, जिसका सबसे ज्यादा लाभ ब्राह्मण समाज को मिला। कहीं चले जाते ऑफिस में, त्रिपाठी जी, मिश्रा जी, ठाकुर जी, वाइस चांसलर, ऑल वाइस चांसलर्स, ऑल प्रोफेसर्स, ऑल ब्यूरोक्रेट, जजेस। मोदी जी आए तो लैटरल एंट्री लाए। जरा उनका सोशल प्रोफाइल चेक कीजिए तो उसमें कितने ब्राह्मण आए हैं। ये आंकड़े देना इसलिए जरूरी है कि वो आपने अभी राहुल इंदौरी साहब का कह ही दिया ना, वो मुझे याद नहीं तो मैं भी पढ़ देता। तो तुम पढ़ देना। कहते हैं ना, हाथ में मिसाल लेकर कोयले के खादान में रोशनी नहीं करते हैं। तो आप हाथ में जो मशाल लेकर जो रोशनी करने जा रहे हो, कोयले के खान में आग ही लगेगी जिसमें आप भी भस्म होंगे। सेकुलर, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, मॉडर्न, कैम्ब्रिज एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो रविकांत वाला बात छूट गया, रविकांत उसी से जोड़ देता हूं। रविकांत ने कहा, उसको मैं कोट करता हूं, कि ब्राह्मण के हाथ में, ब्राह्मण का प्रतीक जब तक सरस्वती रही तब तक ब्राह्मण विद्वान बन रहा था। नेहरू ने सरस्वती को प्रतीक माना ना, प्रतीक माना सिंपल। तो वो प्रतीक मान के वो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस खोल रहे थे, आईआईटी, मेडिकल कॉलेजेस, सिंदरी, तो कहां कहां पूरा बांध बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। और आरएसएस ने परशुराम पकड़ा दिया, फरसा वाला। तो जाके जो भी पंडित जी लोग सुनेंगे, जरा अपने बच्चों पे नजर रखें।
कि कहीं आपका बेटा दंगाई तो नहीं बन रहा है। तो एक सेकुलर डेमोक्रेट जवाहरलाल नेहरू ने साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन पब्लिक सेक्टर खड़ा किया, और एक राइटिस्ट प्रो कॉर्पोरेट ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने छीन लिया डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय। तो सरकारी कंपनी बिकी तो खाली दलित का नौकरी गया कि आपका भी गया पंडित जी। पेंशन छीना तो चूंकि सबसे ज्यादा पेंशन में ब्राह्मण थे, उसके लाभार्थी तो नौकरी सरकारी नौकरी में ब्राह्मण थे, तो उसके लाभार्थी तो जो है पेंशन को वही ना होंगे ज्यादा। तो पेंशन छीना तो खाली हमारे ही छीना, आपका भी छीना ना। ये देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग को नहीं समझाऊंगा, आप लोग समझते ही खाली बढ़िया बढ़िया भाषण गुदगुदी वाला सुनते हुए अच्छा लगता है। 10 पंडित जी भी हमारी बात सुन लेंगे तो एक गांव को मोबिलाइज कर देंगे, आदमी ठीक कर रहा है, ठीक है ना। सरकारी संस्थान बर्बाद हुआ तो उसके भुक्तभोगी खाली हम थोड़ी, आप भी हैं। जिला स्कूल सबसे एलीट स्कूल हुआ करता था, उसमें एसपी साहब के बेटा भी पढ़ते थे, डीएम साहब के बेटा भी पढ़ते थे, हैं? वो बर्बाद हुआ तो आपको भी प्राइवेट में जाना पड़ेगा ना। प्राइवेट अस्पताल में आपको भी जाना, सारे ब्राह्मण तो करोड़पति नहीं होंगे ना। और इसे भी हमारे यहाँ एक विद्वान लेकिन निर्धन ब्राह्मण था, यही पढ़ाते हैं ना, ब्राह्मण लेकिन निर्धन ब्राह्मण था। तो निर्धन ब्राह्मण जब जाएंगे मैदानता में, फोर्टिस में, तो क्या बोला कि आइए पंडित जी स्वागत है, आपका फ्री में इलाज होगा। तो मेरी राय यह है ना कि खाली अपना रोना मत रो, दूसरों का भी दिखाओ। दूसरी बात है कि हम लोग किसी को थैंक यू नहीं बोलते हैं, पता नहीं क्यों। 2 अप्रैल 2018 और 5 मार्च 2019 रोस्टर का आंदोलन, 5 मार्च और 2 अप्रैल 18 SC/ST एक्ट के खिलाफ सरकार बैकफुट पे गया कि नहीं? हारा ना। बाबू लोग जितना चंदा दिया है अरबों खरबों रुपए, उनसे पूछो तो कौन सा नेशनल पॉलिसी बनवाया है? उन्हीं का नौकरी खत्म हो रहा है। कोई दलित आंदोलन में शिक्षा और रोजगार के सवाल पर कोई आंदोलन है कहीं? नहीं। हुक्मरान बन लेंगे ना तब रातों रात इसको जो है ना कृष्ण जी की तरह जादू करेंगे, पूरा सोने का हो जाएगा पूरा द्वारका। राधा के 9 मन तेल हो ना राधा। दलित को बाबा साहब की जिंदगी लग गई कहने में, कि साबित करने में। जाके आप द ग्रीवेंसेस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पढ़िए 1942, उनकी जिंदगी लग गई साबित करने के वी आर माइनॉरिटी इन नेशनल लाइफ, कि हम अल्पसंख्यक हैं। और चूंकि सिख, मुस्लिम, ईसाई अल्पसंख्यक है, उनको मान लिया गया है 1934 के संकल्प के हिसाब से, तो हमें भी अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए ताकि हमको भी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मिले। तुम लोग को नशा चढ़ा हुआ था कि हम 85 हैं, 90 हैं। अर्जुन सिंह को शुक्रिया बोले हो कभी? थैंक यू बोले हैं? थैंक यू मिस्टर अर्जुन सिंह, आपने हमारे लिए शिक्षा के द्वार खोले। कभी जगजीवन राम को थैंक यू बोले? जितना पैंट शर्ट पहन के यहाँ पे जो नौकरी करने वाला होगा, जो 90 के पहले आया होगा, सब उसी वक्त का नौकरी लगा हुआ है। 89 में राजीव गांधी ने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया था, तो कांग्रेस पार्टी के लोग भी नहीं बोलते। और तो मैं कांग्रेस में हूं लेकिन मुझे बोलने का फ्रीडम है, वो भी नहीं बोलते कि हमने क्या क्या किया। खाली उनको यही बात कहना था कि 40 साल हमने जो किया मोदी जी वही बेच रहे हैं, उसी को बर्बाद कर रहे हैं। और डेटा निकाल लेते, जैसे ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों का डेटा हमने निकाल लिया। तो किसी को थैंक यू नहीं बोलेंगे। इमरजेंसी लगा था तो उससे हमें क्या, दलितों के लिए गोल्डन एरा था, मेरी स्टैंड था पहले, अभी भी है। स्पेशल आप कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में ये वो 50 रखे हुए हैं। हर समय एक मुद्दा ही किसी आंदोलन को सफल बनाता है। 1000 मुद्दे लेके चलेंगे, अब कभी सफल नहीं होंगे। इतिहास का छात्र होने के नाते मैं कह रहा हूं।
1857 कारतूस, नमक सत्याग्रह गांधी, बाबा साहब अंबेडकर पानी, आरएसएस बीजेपी राम मंदिर, और आप 1000 ले लेते हैं कि ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। मैं आपको चुनौती देता हूं पूरे हाउस को कि सिर्फ आप स्पेशल कंपोनेंट प्लान लागू करवा लें। मैं आपको चुनौती देता हूं कि एक मुद्दा उठाइए कि सरकारी ठेकेदारी जितनी है उसमें हमारा रिजर्वेशन लागू करिए। सरकारी ठेका का अभी मत जाइए इधर उधर, 50 इशू मत उठाइए, कोई फायदा नहीं। सिर्फ सरकारी संस्थान में हमारा पूरा भागीदारी होना चाहिए, उसी में आपके लाखों लाख लोग करोड़पति बन सकते हैं। तो दिग्विजय सिंह ने वहां डाइवर्सिटी लागू किया था, वहां पे मुख्यमंत्री रहते हुए, मैं था उस प्रोग्राम में 2002 में, कि SC ST से हम सरकारी खरीदारी में हम 30% रिजर्वेशन खरीदेंगे। हमारे दलित भाई लोग सोचे कि अरे हम लोग तो हुक्मरान बनने आए हैं, दिग्विजय सिंह बनिया बना रहा है हमको। हाँ नहीं, सब मतलब कितना 545 कितना MP है, 43 है। इस सबको लगता है कि उसमें हम सब MP रहेंगे, मतलब पार्लियामेंट हाउस फट जाएगा, इतना MP जाएगा तुम्हारा। सबको लगता है कितना 6000 विधायक होंगे। नौकरी तो 20 लाख 50 लाख नौकरियां हो सकती है, ये आपके एजेंडा पे क्यों नहीं है? 1942 में बाबा साहब ने जब मेमोरेंडम दिया था ग्रीवेंसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट, बोले 1076 ICS में से एक दलित है, वो भी नॉमिनेटेड है। 1171 CPWD के ठेकेदार में एक सिर्फ दलित है। ये कोई नेता आपको बताएगा नहीं, सही बात। और उसके लिए क्या रेमेडी दे रहे हैं, क्या रिकमेंड कर रहे हैं? 40 पेज का दस्तावेज, गोपनीय दस्तावेज। और उस समय मंत्री बन चुके थे वो वायसराय के साथ। 4 तरह की शिकायतें हैं। राजनीतिक शिकायतें, मतलब भैया एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक ही मिनिस्टर है, हमारा 3 होना चाहिए कम से कम, 3 होना मिनिस्टर। शैक्षणिक शिकायतें मांग रहे थे कि सरकारी ठेका में हमारा रिप्रेजेंटेटिव 1942 में, और अभी हमारे नेता के एजेंडा पे नहीं है। जात के नाम पे वोट दे रहे हैं ना, तो बोलिए कि घोषणा पत्र में शामिल करिए। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि सब पर्सनल काम में ज्यादा सेटिंग में इंटरेस्टेड रहता है। ये जाएंगे नेताजी मेरा बच्चा का जो है ना मॉडर्न स्कूल में करवा दीजिए, हमारा ट्रांसफर करवा दीजिए। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्यों नहीं हो रही? रेमेडी सब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दलित के पास पैसे नहीं, कुछ नहीं है, तो उसको नौकरी में लाने के लिए क्या करना चाहिए? कह रहे हैं कि आयु सीमा बढ़ाया जाना चाहिए, परीक्षा शुल्क में कमी होनी चाहिए, और एक नोडल ऑफिसर, एक अधिकारी नियुक्त करें जो कि देखे कि इसके साथ गड़बड़ नहीं हो रही। शैक्षणिक शिकायतें में क्या बोले, खाली पॉइंट्स बोल रहा हूं, आप किताब पढ़ लीजिएगा। उच्च शिक्षा के लिए सहायता का अभाव, कोई हेल्प नहीं है। अनुसूचित जातियों के लड़कों में उच्च शिक्षा की प्रगति को देखा जाए तो कला और विधि में ठीक ठाक है, विज्ञान और इंजीनियरिंग में शिक्षा ने कोई प्रगति नहीं की है, विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा से पहुंच से बाहर। इसके लिए कई रेमेडी दे रहे हैं कि 2 लाख फंड दिया जाए, BHU MU को जैसे 3 लाख दे रहे हैं वैसे हमें भी 3 लाख दिया जाए, और जो विदेश पढ़ने जा रहे हैं उनको 2 लाख रुपए का फंड क्रिएट किया जाए। ये कह रहे हैं, बहुत सारा डिटेल्स कि उसके अलावा छात्रवृत्ति की व्यवस्था, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, माइनिंग स्कूल में कुछ सीटें रिजर्व करने की बात है, सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में जो ट्रेनिंग है उसको लगाइए, रेलवे वर्कशॉप में लगाइए ट्रेनिंग्स, जहां फिटर बढ़ाई कई टेक्नीशियन लगाए जाते हैं। ये कह रहे थे
स्टेट एंड मैनिटी, बाबा साहब ने स्टेट सोशलिज्म की बात की थी कि जहां हमें जरूरत होगा वहां प्राइवेट सेक्टर लेंगे, जहां जरूरत होगा हम गवर्नमेंट सेक्टर रखेंगे, है? तो बाबा साहब 56 में डेथ हो गया, तो आप वहां से लेकर 90 तक आइए, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज का भी एनालिसिस करूंगा कभी और। तो उस बाबा साहब को, उस विजन को आगे बढ़ाया गया कि पीछे ले जाया गया? आगे बढ़ा ना। 1983 का बाबू जगजीवन राम का भाषण पढ़िए, मद्रास में बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर गए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो खाका, जो बाबा साहब ने खाका बनाया था, उसमें अभी मांस और रक्त डालना था। क्या डालना था? जो उस समय कितने पढ़े लिखे लोग होंगे SC ST में? 1942-43 में तो कह रहे हैं पूरे बॉम्बे प्रोविंस में 4-5 लोग ग्रेजुएट थे। काउंट नंबर पे इतने होंगे ना। तो बाबू जगजीवन राम भाषण में कह रहे हैं कि बाबा साहब ने कंकाल जो बनाया था उससे मांस और रक्त अभी डालना बाकी था, हमने वो काम किया। 1957 में रेलवे में प्रमोशन में रिजर्वेशन बाबू जगजीवन राम ने लागू कर दिया था, इधर नहीं पता होगा। मद्रास हाई कोर्ट में केस हुआ, जगजीवन राम हार गए, फिर आए यहां पर सुप्रीम कोर्ट, वहां पे जीते। उसके बाद उसी भाषण में कह रहे कि बाकी सारे डिपार्टमेंट से मैंने कैबिनेट से पूछे बगैर भी मैंने अपॉइंटमेंट्स किए धड़ल्ले से। जो लोग पुराने लोग होंगे, 3-3 नौकरियां मिलती होंगी, वो पोस्ट ऑफिस में, एक रेलवे में, एक पुलिस में, कौन सा करूं उसमें चॉइस करना होता था। ये सब कुछ नहीं हुआ। नहीं, भारतीय रिपब्लिक में, गणराज्य में और संविधान से कुछ नहीं हुआ। RSS की भाषा अगर जो दलित बोल रहा है और जो दलित ये कह रहा है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, वो समझ लेना RSS के पेरोल पे है। और जो ये भी बोले कि बीजेपी कांग्रेस एक है, वो भी RSS से फंडेड है। बाबा साहब ने कैटेगरिकली 1952 के मैनिफेस्टो में यह कहा था कि RSS और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी संगठनों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा। तो फिर हमारे दलित नेता सब RSS बीजेपी से समझौता क्यों करते हैं बाबा साहब का नाम लेकर? ये एहसान फरामोश समाज बैठा हुआ है। जिन जिन लोगों ने आपके लिए कुछ किया उसको कभी थैंक यू भी नहीं बोला। चाहे VP सिंह हो, अर्जुन सिंह हो, इंदिरा गांधी हो, जगजीवन राम हो, तो दलित नेता से तो फैला दिया कि इंदिरा गांधी भी मनुवादी है, नेहरू भी मनुवादी है ना, और जगजीवन राम भी चमचे हो गए, सारे सब का चमचे हो गए, सब कुछ हो गए। ये चमचों के पैसे से यहां लाइट लगा हुआ है। तो इस समाज सब RSS प्लांटेड है 90%। तो सीधा सीधा अभी देखो ना, RSS में मंत्री बना हुआ है ना, कि बेशर्मी से बाबा साहब का नाम लेकर मंत्री बना हुआ है। और आप लोग जात के नाम पे उसी सबके पीछे चलते हैं, कहते हैं कि हमको भागीदारी चाहिए। अरे इससे बढ़िया हमको ब्राह्मण मुख्यमंत्री दे दो यार, कम से कम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तो खुलेगा। ऐसा दलित को लेके क्या करेंगे? रामनाथ कोविंद तो थे ही प्रेसिडेंट, उससे बढ़िया एक सेकुलर ब्राह्मण ले लेंगे, ज्यादा बढ़िया है। वो सामने दोनों पैरेलल मैंने रख दिया आपके सामने। दलित तो है ना, दलित पिछड़े नेता की कमी है। जहां मारो, जहां ठेला मारो तो 4-5 दलित पिछड़ा नेता को लग जाएगा कट। उससे बढ़िया ब्राह्मण रहे तो ठीक है ना, विश्वविद्यालय खुले, हमें कॉम्पोनेंट प्लान दे, SC ST OBC के हजारों बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजे। तो आपको भी आपके जात का नेता लोगों ने गुलाम समझ लिया, ये सब गुलाम है, फ्री का वोटर है। तो जो सवाल समाज नहीं उठाएगा तो कहां से मिलेगा? सब कुछ नहीं मिलेगा। सवाल हम लोग 2 बार उठाए तो एग्जाम्पल दे दिए, किसानों ने सवाल उठाए, सरकार हिला दिया। ठीक है ना साहब, ज्यादा हो गया आज के लिए। बच्चों को कायर नहीं बनाना है और बिजनेसमैन भी बनाना है, इंटेलेक्चुअल भी तैयार करना है।
सब लोग जाके, अब एक जनरेशन आप लोग नौकरी करके देख लिए ना, रिजर्वेशन से नौकरी कर सकते हैं, लेकिन रीढ़ चौड़ा होकर नौकरी करेंगे तो मेरा हालत होगा फिर। कोई दलित में इतना हिम्मत नहीं होता ना कि सीना चौड़ा खड़ा करके आप नौकरी कर ले पूरे करियर में। मैं जानता हूं बहुत सारा आईएएस आईपीएस डीजीपी जी सब जानता हूं, किसी मंत्री की हिम्मत नहीं। तो हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस में लिखने वाले लोग भी नहीं है, कम है। तो यूट्यूब वाला सब ये लोग है, इसको बिना सपोर्ट सिस्टम के लोग काम करता है। आपको सब भागीदारी चाहिए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना सब है ना हुक्मरान बनने वाला, मिशन मूवमेंट चलाने वाला, अपना तो नौकरी बचा ही नहीं पाया है? क्या इन संगठनों ने, जो सरकारी बाबुओं के चंदे के पैसे से जो संगठन चल रहे हैं, क्या उन्होंने नौकरी बचाने के सवाल पर कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया क्या? कोई सड़क संसद मार्च किया क्या? कोई भारत बंद कॉल दिया क्या? खाली 3-4 दिन करके राष्ट्रीय अधिवेशन होता है और ब्राह्मण को विदेश भेज देना है, सब ये करना है। तो बाबा साहब तो नहीं बोले थे कि ब्राह्मण को विदेश भेजेंगे, तो इसका मतलब आप एंटी बाबा साहब काम कर रहे हो ना। थोड़ा सा बुद्धि विवेक का हम लोग को इस्तेमाल करना है। एंड आई थिंक हम तो माइनॉरिटी समझते हैं अपने आप को। जब यहां जात उपजातियों की भी सभाएं हो रही, उपजाति का कनौजिया है तो कनौजिया में 3 तरह का होगा। यहां चमार जाटा अलग अलग चल रहा है पूरा है? ये बैठा हुआ इधर उसमें भी हायरार्की बन रहा है, पूरा ब्राह्मणिकल ऑर्डर आ रहा है। जब जात उपजातियों के संगठन बन रहे हो और वो आपस में मुठभेड़ करने के लिए तैयार हो, अब संगठन बनाइए, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम साझा कार्यक्रम तो बनाइए। आपस में ही लड़ रहा है, उसमें से भी एक ऐसा आ जाएगा जाटव जैसा, इसको आरएसएस वाला देगा 10 लाख रुपया, लो तुम अपना बनाओ सभा। उस शंभू सिंह को भी 10 लाख दिया, तू अपना बनाओ। इधर ओम सुधाई बैठा हुआ है, इसको 2-4 करोड़ दे दिया, सब अपना अपना सभा बनाए घूम रहा है। ठीक है, तो मेरा ये कहना यह है कि जब भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य एक तरफ हो और हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति दूसरे तरफ हो, इनफैक्ट ये हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति ने जब हमला कर दिया हो संविधान पर और गणराज्य पर, तो कोई दलित बैकवर्ड आपको कहता है कि हुक्मरान बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो करेंगे, वो सब समझना कि आरएसएस से पैसा लिया हुआ है। अभी सबसे पहले जरूरत है जो संविधान, संवैधानिक मूल्य, सार्वजनिक संस्थाएं, भारतीय गणराज्य, उसको बचाने के लिए। और जब यहाँ पे बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती, तब बाकी सब अलग अलग चुनाव लड़ोगे तो समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हो तुम। 9वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा किसको मदद कर रहे हो। तो जब ये सब हो तो कोई भी सेंसेबल आदमी को, जिसको अपने हक हकूक के, अपने बच्चों को भविष्य के लिए, ठहर जा भाई नेताजी, ठहरो, भविष्य के लिए चिंतित है, तो सीधा और सीधा हुक्कुराम बनने के चक्कर में न रहे, भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य के पक्ष में खड़ा हो। और अगर मेरा नाते रिश्तेदार भाई भी अगर हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति के साथ रहेगा, तो मैं उसका भी सार्वजनिक विरोध करूंगा। ये कन्विक्शन होना चाहिए, तभी कुछ मिलने वाला। अदरवाइज 1000 इशू मत लीजिए, एक ही इशू रखिए, उसी को हैमर कीजिए। लोहा गर्म में मार दो तो नहीं, ठंडा लोहा को इतना पीटेंगे कि उसको लाल कर देंगे। ये एटीट्यूड रहेगा ना, तब आप जीत पाइएगा, नहीं तो नहीं जीत पाइएगा। शंभू जी ने अभी कुछ बातें कही हैं, ऐसे जेल जाना को लगता है ये कोई अपराध है। अरे जेल किस काम में जा रहे हो ये इंपॉर्टेंट है ना। चोरी में जा रहे हो, पॉकेटमारी में जा रहे हो, कि सोशल मूवमेंट में जा रहे हो, आजादी, दूसरी आजादी की लड़ाई के लिए जा रहे हो, दोनों में अंतर है। और अभी अनंत तेलतुंबड़े साहब हमारे सीनियर भी हैं, मित्र भी हैं, आप सब जानते भी होंगे, जेल में थे। 4 शानदार किताबें जेल में लिखा है उन्होंने। जवाहरलाल नेहरू,
9-10 वर्ष जेल में रहे होंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख मारा। एंटोनियो ग्राम्शी, इटालियन यंग स्कॉलर, जेल में थे। वो जो चिट्ठियां लिखते थे वो प्रिजन नोटबुक के रूप में छपा और मार्क्सवाद के इतिहास में उस किताब ने 60 और 70 के दशक में क्रांति कर दी। तो आपको बार बार जो डराता है, अरे झगड़ा मत करना, ये मत करना, बच्चों को कायर मत बनाओ, इधर मत जाना, वहां झगड़ा करे, चुपचाप हो जाना। तो बच्चों को कायर बनाओगे तो हुक्मरान कैसे बनो? हुक्मरान, शासक। अरे उसको भिड़ना सिखाओ ना। हम तो बचपन से ही भिड़ रहे हैं, कोई थोड़े कि यूनिवर्सिटी में आके यहां भिड़े। तो जो बार बार, तो पूरा समुदाय, नेता जिसको आंदोलन करने से डर रहा हो, जिसको गिरफ्तार होने का भय हो, जेल जाने का भय हो, उस समाज कहां से कुछ नहीं मिलेगा, खत्म है, डिसमिस, कुछ नहीं। मैं उदाहरण देकर साबित कर दूंगा। दूसरी बात है कि आप लोग जो मिडिल क्लास, स्पेशली दलित मिडिल क्लास में कह रहा हूं, अभी दलित पर ही फोकस करता हूं, सबका आप गारंटी नहीं लेते। अगर बात और लोगों को ठीक लग जाए तो स्वीकार कर लीजिएगा, नहीं ठीक लगे तो छोड़ दीजिए। 26 जनवरी 1950 के बाद जो अफर्मेटिव एक्शन हुआ उसमें SC ST को लाभ मिला, मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ। तो आप ही लोगों ने तो पैसा देके बहुत सारे संगठन खड़ा किए, पार्टी बनाए ना। इंटेलेक्चुअल एक्टिविस्ट जो ऐसे लोग हैं उसमें 1 रुपया खर्चा करते हैं क्या? जो जेल जा रहा है, गिरफ्तार हो रहा है, उसका फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप नहीं ले सकते, लेंगे भी नहीं, क्योंकि आप लोग को आदत पड़ गई है कि गुदगुदी वाला भाषण देंगे ना, एकदम जिससे लगे एकदम रात में मौलाना साहब की हवेली हमारी हो गई, सारे मठ हमारे हो गए, सारे ब्राह्मण विदेश चले गए, सब कुछ हो गया और हम लोग राजपाट कर रहे हैं, पूरा पार्लियामेंट पे कब्जा हो गया है, रात में बढ़िया नींद आता है। ये झूठ मूठ का अनरियलिस्टिक भाषण देंगे तो आप जो है ना तुरंत फटाफट पैसा निकाल के ले आएंगे। अभी बोल दें कि टिकट आ रहा है, अभी उत्तर प्रदेश भाटी साहब हमारे मित्र हैं, चलिए आपको टिकट दिलवाते हैं, तो कहीं से जुगाड़ करके 2 करोड़ ले आएगा, ले आएगा ना। तो ये दलित मिडिल क्लास, लाखों कर्मचारी है क्लास, मैं उनसे सवाल, एक काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। शादी ब्याह करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, नमस्ते भी करते हैं और पैसा भी देते हैं, भंते बुलाते हैं, नमस्ते भी करते हैं, पैसा भी देते हैं, और इंटेलेक्चुअल आपको फ्री का चाहिए, जो 30 साल 35 साल पढ़ाई करके जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है वो आपको फ्री का चाहिए, पत्रकार फ्री का चाहिए, उसके प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मेरे तो 28 साल नौकरी होगा, हाईली पेड सैलरी में, ना बैंक में पैसा है, ना जमीन है, ना घर है, इन्हीं सब कामों में चला गया है ना, अपना घर परिवार संभाल के, बाकी इसी सब घर में चाय खाना नाश्ता ट्रैवलिंग, यहां आएंगे तो आप टैक्सी फेयर भी नहीं दीजिएगा, अपने से आना पड़ेगा, हम लोग घूस उसका पैसा नहीं मिलता है। सैलरीड क्लास पकड़ा जाएंगे ना, जब घर में इंजीनियर साहब दीवार में रखे रहेंगे पैसा, पकड़ा जाएंगे तो बोलेंगे मैं दलित हूं इसलिए पकड़ लिया। ऐसे बोलेंगे ये किताब लिखना है, जरा 2 साल स्पॉन्सर करिए, रिसर्च करना है, बाबा साहब और शिक्षा के सवाल पे एक किताब बनाना है, फंड कीजिए, बेकार चीज है। बाबा साहब खाली महान है, पढ़ना लिखना बेकार है। ये रियलिटी है। 35 साल का सार्वजनिक जीवन, 28 साल की नौकरी, एक्टिविज्म 35 साल का करने के बाद ये मेरा कंक्लूजन है कि ये समाज अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखता है, जो कभी हम प्राप्त नहीं कर सकते उसमें खर्चा करता है, और जो फूले और अंबेडकर का असली मिशन है, शिक्षा, रोजगार और मिडिल क्लास का, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। नौकरी खत्म होती जा रही है, कुछ दिन बाद बेटी का ब्याह भी नहीं होगा, सबको सरकारी अफसर चाहिए ना, अब बिजनेस करते नहीं। अभी शुरू हो गया, 30 साल 35 साल हो रहा है, रियलिटी समझिए। इतना ही बोलूंगा, उसके बाद अब आता हूं असली बात। तो जेल उल बोल दिया, मैं नहीं डरता,
जेल जाएंगे तो क्या होगा? इतना जो दिन भर घूम रहे आराम से वहां बैठे किताब पढ़ेंगे, कोई काम ही नहीं है। वॉलीबॉल खेलेंगे, किताब पढ़ेंगे, लिखेंगे। हमारे साथ 3 इंस्पिरेशन तो मैंने बता ही दी है। मेरा कंसंट्रेशन का लेवल हाई होगा, थोड़ा एसी नहीं होगा तो क्या होगा, बॉडी एडजस्ट कर लेता है। पहले कौन हम लोग एसी में रहते थे? नहीं सर, आपको जेल में जाने दिया गया ना, जाने नहीं, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। ये जो भारतीय संविधान और इंडियन रिपब्लिक पर इस संघियों ने जो हमला किया है, उसी से हम लोग बैठे हुए, भारतीय संविधान और रिपब्लिक से। इन संघियों ने जो हमला किया है उसके खिलाफ खतरनाक तरीके से लड़ना पड़ेगा। इसके लिए जेल जाना छोटी मोटी बात है, पहले समझिए, डराइए मत लोग।